हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तब हमारे पहले इलेक्शन कब हुए होंगे, क्या लगता है आपको? 1947 में नहीं दोस्तों, हमारे पहले इलेक्शन हुए थे 1951 में। लेकिन ऐसा क्यों? 1951 में क्यों, 1947 में क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास लॉ ही नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही लागू हुआ था 1950 में, और उसके बाद इलेक्शन कमेटी फॉर्म हुई और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया। ये एक्ट अनुसार ही भारत के हर राज्य के पार्लियामेंट में इलेक्शन होने का नियम आया, और बाद में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का रूल्स आया और लॉ बने, और ये सारी जवाबदारियां दी गई थी सुकुमार सेन को। बाद में सुकुमार सेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं आजाद भारत का पहला चुनाव कैसे हुआ था और क्या परेशानियां आई थी उस वक्त के इलेक्शन कमीशन को। तो दोस्तों आइए जानते हैं इतिहास दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी। तो वोटिंग लाइफ में आपने एक ना एक बार तो वोटिंग की है दोस्तों। हम वोटिंग इसके लिए करते हैं ताकि हम में से हमारा एक प्रतिनिधि हमारी समस्या सरकार के सामने लाए और हमारी समस्या का हल निकाले। इसीलिए हम वोटिंग करते हैं। वोटिंग यानी योग्य प्रतिनिधि को चुनना, और वो आपके हाथ में होता है। दोस्तों क्या आपको पता है भारत में पहली वोटिंग 1951 में हुई थी, और हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा वोटर है। हम यूएसए से 4 गुना और पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा वोटिंग करते हैं। अब बात करते हैं जनरल इलेक्शन की। उस वक्त की बहुत सारी कंट्री थी और डेमोग्राफिक कंट्री नहीं हुआ करते थे, और बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो विमेन टू राइट वोट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लेकिन भारत ने पहले ही दिन से यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का अपनाया था। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही कहता है कि इंडिया के हर अडल्ट सिटीजन के पास वोटिंग का हक है, चाहे उसका जेंडर, रिलीजन और कास्ट कुछ भी हो, उसके पास वोटिंग करने का हक रहेगा ही रहेगा। और इसको भारत ने पहले ही रिकॉग्नाइज किया, और इससे भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा वोट बैंक। पहले इलेक्शन में वोटर्स का आंकड़ा था 44%, और वही 2019 में वो जाकर पहुंचा 67%। तो दोस्तों आप ये सोचो, पहली बार देश बना था और पहली बार भी इलेक्शन हो रहा था, तो क्या प्रॉब्लम्स आई होगी इलेक्शन कमेटी को? तो दोस्तों उसमें से 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। उसमें से पहला था पॉपुलेशन का और दूसरा था अनएजुकेशन का। तब लिटरेसी रेट था 85%। इतने सारे अनपढ़ लोग थे और वो सारे एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। तो ये कितना बड़ा टास्क रहा होगा उनका नाम रजिस्टर करने के लिए, और हाँ, हर एक वोटर को कार्ड देने के लिए। तब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे दोस्तों। और तभी दूसरा इंडिया का पहला सेसिम हुआ था 1951 में। तो पार्लियामेंट के लोगों को समझ में आए, इसीलिए पार्टी के सिंबल्स डिजाइन करने थे, पेपर्स और पेपर वॉलेट बॉक्स भी डिजाइन करने थे। ये सब किया गया, कितना हार्ड टास्क हुआ होगा तब। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि 1947 से लेकर 1951 तक भारत पर किसकी सरकार थी, किसने राज किया होगा आज़ाद भारत पर। तो तब दोस्तों 1947 में नेहरू बने थे आज़ाद भारत के पहले पंतप्रधान। 1947 और 1950 के बीच भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, और देश को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रभुत्व के रूप में स्थापित किया गया। और तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर के रूप में काम किया। अब हम देखेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हमें ये पढ़ाया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे हटा नहीं सकते, और उसमें से एक है फ्री और फेयर इलेक्शन। तो हम देखते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या है। तो दोस्तों इलेक्शन कब फ्री होता है? जब एलिजिबल वोटर्स को राइट टू वोट का हक दिया जाता है, और तब बिना डरे वोटर्स ये डिफाइन कर सकते हैं कि वोट किसको दिया जाएगा और किसको नहीं। और तीसरा, जब वोटर्स को वोट सेफ रहेगा और रिजल्ट एक्चुअली में वोटर्स के टोटल को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दोस्तों फ्री और फेयर इलेक्शन का इतिहास। तो आइए समझते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन का इतिहास। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंदिरा गांधी विसेस राजनारायण, जो कि 1970 में जनगढ़ में इलेक्शन में रायबरेली सीट जो थे वो इंदिरा गांधी के सामने खड़े हुए थे। राजनारायण ने कोर्ट में पिटीशन साइन की कि इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज किया, और उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट ऑफ रिसोर्सेज से और मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है इलेक्शन में जीतने के लिए। और वहाँ इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे यनपाल जी और राजनारायण को शांति भूषण। और दोस्तों 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस देते हुए कहा कि जगन मोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए गिल्टी पाया, और कहा रायबरेली को इलेक्शन वार्ड डिक्लेयर किया, और इंदिरा जी को अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोका गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि लीगल एक्शन ने प्राइम मिनिस्टर को हटाया था। और दोस्तों इंडिया पिछले 50 सालों से फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता आया है।
तो उस समय जैसे ही इलेक्शन की डेट आती थी, पार्टियां अपना काम करना चालू करती थी ताकि सबको ये दिखे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी। और फिर 1990s में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया जो कहता है इलेक्शन के डेट अनाउंस होने से लेकर रिजल्ट आने तक कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता, जिसके कारण बहुत सारे फ्रॉड्स कम हुए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में देखे तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वोटर्स का राइट है कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहाँ से आती है, और उन्हें यह भी हक है जानने का कि उम्मीदवार की बैकग्राउंड और क्रिमिनल हिस्ट्री भी जान सकते हैं और उसकी संपत्ति भी वो जान सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपका चुना हुआ आदमी कैसा है। और दोस्तों 1951 से लेकर अब तक इंडियन इलेक्शन में 3 चेंजेस किए गए हैं। 21 के एज की लिमिट को कम करके 18 किया गया। यह सब राजीव गांधी के दौर में किया गया। उनका कहना था कि युवा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देश को बिल्ड करने में, और ऐसा करते ही 5 करोड़ वोटर्स बढ़ गए थे। और दूसरा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसमें वोटर्स के लिए नॉन ऑफ द अबाव का ऑप्शन लाया गया था, जिसमें अगर किसी वोटर्स को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो नोटा का ऑप्शन प्रेस कर सकता है। और तीसरा था, कोई भी कैंडिडेट 10 जगहों से फॉर्म नहीं भर सकता। तो दोस्तों 1996 से पहले एक कैंडिडेट बहुत जगहों से फॉर्म भरता था और यह एक फेयर था। तो दोस्तों हमने ये तो डिस्कस किया कि भारत में इलेक्शन कैसे हुए, क्या परेशानियां आई। तो अब हम लास्ट में ये समझते हैं भारत में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। तो भारत में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं दोस्तों। पहला होता है नगरपालिका या महानगर का इलेक्शन, जिसका शेयर वैसे तो छोटा होता है। दूसरा होता है स्टेट लेवल का यानी विधानसभा का, जिसमें आप आपका एमएलए चुनते हो और वही लोग हमारे स्टेट के सीएम को चुनते हैं। और तीसरा होता है मेन इलेक्शन, जिसके लिए वोटिंग होती है, जिस इलेक्शन से हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर मिलता है और देश में सरकार आती है। तो दोस्तों ये कुछ इतिहास था आज़ाद भारत के पहले इलेक्शन का और वोटिंग का, जिसने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वोटिंग देखा वो हमारा देश। आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।